हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पटेल की पढ़ाई। मैं एस पटेल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे चैनल में। और हम आ गए हैं आज फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th की लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने लेक्चर 4 को देखा था, तो आज जो लेक्चर होगी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एज ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांतियों का युग। मतलब जो क्रांति हुई उसके कौन मतलब उसके युग जो थे कब से कब तक थे। तो याद रखिएगा 1830 टू 1848 मतलब 1830 से 1848 के बीच की जो एज है उसको कहा गया क्रांतियों का युग। क्यों कहा गया, चलिए इसको समझते हैं। कहता है एज अ कंजर्वेटिव रेजिम tried to consolidate their power, liberalism and the nationalism can be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian and the German state, the provinces of the Autonomous Empire, Ireland and Poland. अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। कह रहा है कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था अपनी ताकत की ओर मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। These revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teacher, clerk and member of commercial middle classes. कह रहा है इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी ने किया जो शिक्षित मध्यम वर्ग विशिष्ट लोग थे। इसमें कौन कौन थे भाई? तो प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क थे, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहते तो फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। कहता प्रथम विद्रोह फ्रांस में जो हुआ था वो जुलाई 1830 में हुआ। कहता है द बर्बन, दैट इज बुर्बो जिसको बोलते हैं, बुर्बो किंग्स हु हैड रिस्टोर्ड द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव्स रिएक्शन आफ्टर 1815। कह रहा है कि बुर्बो राजा जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed the constitutional monarchy in the Louis Philippe with Louis Philippe at its head। करा उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका लक्ष्य था अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? दैट इज लुइस फिलिप, यानी लुइस फिलिप की अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की, ठीक है, संवैधानिक जिसको हम बोलते हैं राजतंत्र का स्थापित किया गया। और इसके जो लीड करता थे उनका नाम क्या था? लुइस फिलिप। तो इसको याद रखिएगा। आगे चले। कर व्हेन फ्रेंच सीरीज दैट इज मेटरनिक once remark the rest of the Europe catches cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels which leads to the Belgium breaking away from the United Kingdom and Netherlands. अब इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है ना तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा बात मेटरनिक बोला कि फ्रांस छींकेगा तो सारा इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा? यूरोप में। छींकने का इन द सेंस है यदि कुछ भी करता है फ्रांस तो इसका सारा इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा? यूरोप में। तो जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में विद्रोह भड़क गया। मतलब जुलाई की जो क्रांति हुई फ्रांस में उससे क्या हो गया? ब्रसेल्स में विद्रोह भड़क उठा जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वो क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was Greek War of Independence। करा है एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिभाजित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कौन सी? यूनान, दैट इज ग्रीक वार, मतलब दैट इज यूनान। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो था पूरे यूरोप के जो शिक्षित वर्ग थे उसमें क्या ला दिया भाई? राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। करा ग्रीस हैज been a part of Ottoman Empire since the 15th century। और 15वीं शताब्दी की अगर बात करें तो जो आपका यूनान था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। चलिए आगे।
आगे देखिए, कहता है द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। कह रहा है कि यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। Nationalists in Greece got support from the Greek living in exiles and also from many East West Europe who had sympathies for the ancient Greek culture। अब क्या कह रहा है कि यूनान में राष्ट्रवादियों को राष्ट्रवादी के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोग का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। मतलब यूनान में भी जो लोग किसके प्रति, यूनान के जो लोग थे वो भी अगर मतलब कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप के प्रति जो एक थोड़ा सा वहाँ के लिए मतलब अपने मन में कुछ सहानुभूति रखते थे, वो भी इनको क्या किए, खुलकर सपोर्ट किए। ठीक है, कहता पोएट्स एंड द आर्टिस्ट lauded Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि कभी कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संदर्भ में जनमत जुटाया। ठीक है, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट हम कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने क्या किया, एक होकर उसके विरुद्ध एक जनमत जुटाया। काय के लिए भाई, तो कह रहा था इंग्लिश पोएट लॉयड ब्रियन ऑर्गेनाइज द फंड्स एंड लेटर्स वांट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड फीवर इन 1824। अब कह रहा है कि जो लॉर्ड बायरन थे, लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया था और वो बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां पर उनकी 1824 में बुखार लगने से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दैट इज लास्टली कहता है कि फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अगर अंततः उनके मर जाने के बाद 1832 में कस्तूनिया की संधि हुई और जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। तो ये था आपका एज ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज 1813 टू 1848। अब यहाँ के बाद जो चीजें है दैट इज अ नेशनल द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। कहने का मतलब रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, अब ये क्या है भाई, तो चलिए देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडियाज ऑफ द नेशन। आर्ट एंड द पोएट्री, स्टोरीज एंड द म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। कह रहा है राष्ट्र के विचार के निर्माण में सांस्कृतिक ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत राष्ट्रीयवादी भावनाओं को आगे बढ़ाने में, व्यक्त करने में सहयोग दिया। कहता लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, a culture movement which sought to develop the particular form of nationalist sentiment। कहता आइए हम अब रोमानीवाद को देखें, जो ऐसा संस्कृति आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। कहता है आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क क्या दिया भाई, तर्क वितर्क और विज्ञान एंड फोकस्ड इंस्टेंट एंड इमोशंस इंस्टीट्यूशन एंड द मिस्टिकल फीलिंग। विज्ञान के महिमांडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं और अंतर्दृष्टि रहस्यवादी भावनाओं में जोड़ दिया। यानी उनको क्या कर दिया, सबको आपस में जोड़ दिया। तो नो डाउट जहाँ के कवि, राइटर्स सब कुछ अगर मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनमें एक यूनाइट वाली फीलिंग तो आएगी ही आएगी बेशक। तो कह रहा दिस देयर एफर्ट वाज क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज एट द कॉमन कल्चरल पास्ट एट द बेसिस ऑफ द नेशन। कह रहा है क्या कि उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुबंधी और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। कह रहा है कि अदर रोमानिस्टिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हेदर। कह रहा है कि एक जर्मन दार्शनिक दैट इज योहान ग्राटफ्रिड, ठीक है, claimed that the true German culture was to be discovered among the common people
दास वोल्क। अब ये क्या कर समझिए, कह रहा है कि जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रिड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोग में निहित थी। किसमें? आम लोग, दैट इज दास, जिसको हम दास वोल्क भी कहते हैं, उसी में निहित थी। इट वॉज थ्रू द फ्लॉक सॉन्ग, फ्लॉक पोएट्री एंड द फोल्क डांस दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशंस वाज पॉपुलराइज्ड। कह रहा है कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य, लोक नृत्य से प्रकट होती थी। सो द कलेक्टिंग द रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फ्लॉक कल्चर वाज इसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। कह रहा है इसलिए लोक सांस्कृतिक के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण को परियोजना के लिए आवश्यक था। The emphasis of the vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience of who were the mostly literate. कह रहा है कि स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो वहां के, एक तरह कह सकते हैं कि प्राचीन जो राष्ट्रीय की जो भावना थी वो बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश था। उसका उद्देश्य था ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना, खासकर जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। दिस वॉज द स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैज बीन pursued at the end of 18th century by the great power रसिया, प्रसा एंड स्टिया। कह रहा है कि यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। Even though Poland no longer existed as the independent territory, national feelings were kept alive through the music and language. कह रहा है कि यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन क्या हुआ भाई? दैट इज कैरोल कुर्पिस्की। कैरोल कुर्पिस्की, फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल्स थ्रू हिज operas and music, turning folk dance like the Polonaise and the Mazurka into the nationalist symbol. कह रहा है कि कैरोल कोपर्निस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत के गुणगान किया और पोलोनेस तथा माजुरक्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रकृतियों का, मतलब पोलोनेस और माजुका जैसे जो लोक नृत्य थे उनको राष्ट्रीय प्रकृतियों में क्या कर दिया? राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। कि मतलब भैया ये जो डांस है अब यहाँ का नेशनल डांस माना जाएगा। अब देखिए कैसा लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। कहता भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए लैंग्वेज कितना बड़ा रोल निभाया था। आफ्टर रशिया ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। कह रहा है कि रूसी कब्जे में के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया, जिसके वजह से इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियंस अगेंस्ट द रशियन रूलर टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड। कह रहा है कि 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसमें आखिरकार उसे क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया, क्रस्ट कर दिया गया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ अ नेशनल रेसिस्टेंस। कह रहा इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा का एक हथियार बनाया। पोलिश वाज यूज्ड फॉर द चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजन इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि चर्च में आयोजन, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल होने लगा। एज अ रिजल्ट इसका नतीजा हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ट एंड द बिशप वेयर पुट इन जेल और सेंट इन साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज अ पनिशमेंट फॉर देयर
रिफ्यूजल्स ऑफ द प्रीच इन रशियन। मतलब कि इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिस्पों को जेल भेज में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने इन्हें सजा देते हुए साइबेरिया जेल भेज दिया गया। उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। भाई पनिशमेंट क्यों दिया गया कि उसने प्रचार करने से मना किया, तो क्या करो, उसको उठा के जेल में डाल दो। अब कह रहा है कि द यूज पॉलिश कैन टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। कह रहा पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कहानी है, इस कहानी को सुनते हैं थोड़ा सा। इस कहानी का नाम है दैट इज ग्रीम ब्रदर्स, दैट इज फोकटेल्स एंड द नेशनल ब्यूटी, यानी लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण कैसे क्या किया। आइए उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फैमिलियर नेम, यानी ग्रिम्स फेरी एक जाना माना नाम है। द ब्रदर जैकोब्स एंड द विलियम ग्रिम्स वेयर बोर्न इन द सिटी जर्मन ऑफ हनुआ, जिसको बोलते हैं हनुआ, इन 1875 एंड 1786 रिस्पेक्टिवली। कह रहे जैकब ग्रीम और विलियम्स ग्रीम बंधुओं का जन्म जो हुआ था, भाई का जन्म 1785 और 1786 में जर्मनी के हाउन शहर में हुआ। While brother was them studies law, they soon develop interest in the collecting whole the folklores. कह रहा है कि जिस समय दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा शुरू कर दिया। They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales which were handed down through the generation. कह रहा है वे जब 6 साल तक गांव-गांव जाकर काम करते रहे, वे लोग से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती थी उसे लिखकर रख लेते थे। These were popular both among children and adults. और कह रहा है ये कहानियां बच्चों और बूढ़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। In 1812, they published their first collection of tales. Subsequently, both the brothers became active in liberal politics, especially the movement of the freedom of the press. कह रहा है कि 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए, खासकर प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। In the meantime, they also published a 33-volume dictionary of the German language. अब कह रहा इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश को प्रकाशित कर डाला। The Grimm's brother also saw the French dominion as the threat of German culture and believed that the folk tales they have collected were expressions of a pure and authentic German spirit. कह रहा है प्रिय बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। कह रहा है कि जो ग्रीम बंधु थे फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए वो क्या मानते थे, खतरा मानते थे। दैट इज कि उनको विश्वास था कि उन्हें जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। दे कंसिडर द प्रोजेक्ट of collecting folklore and developing German language as a part of a wider effort opposed the French dominance and creates a German national identity. कह रहा है कि लोक कथाएं इकट्ठी करने में, जर्मन भाषा को विकसित करने में अपने प्रयासों को वो फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने में व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये एक दो भाई की कहानी थी जो कि वहाँ राष्ट्रीय में मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद में एक बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया। आगे देखते हैं। दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। कह रहा है भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह कैसे हुआ, क्या हुआ, चलिए इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। कह रहा है द 1830s were the year of great economics hardship in Europe. कह रहा है 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आई। कैसे लेकर आए भाई? तो कह रहा है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century was an enormous increase in the population of all over Europe. कह रहा 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या के में जबरदस्त वृद्धि हुई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। हाल ऐसा हुआ कि ज्यादातर देशों में नौकरियां ढूंढने वाले की तादाद रोजगार से अधिक हो गई थी।
पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगे। That is the small producers in a town were often faced with steep competitions from the import of cheap machines made good from England, where industrialization was more advanced than on continent. कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भारी भीड़ में बसने तो लगे, बस्तियों में रहने लगे, लेकिन नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड के आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक का स्तर महाद्वीप में से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ी थी। ठीक है ना। दिस वाज स्पेशली ऑन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन which was carried out the mainly in the home or small workshops was only partially machine. इंग्लैंड में औद्योगिकरण का मतलब स्तर इतना ऊंचा था कि महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। मतलब उसके पास उतने मशीन नहीं थे, लेकिन जो भी कपड़ा बनता था वो छोटे छोटे घर में जो काम करने वाले होते थे वही बनाते थे। लेकिन इंग्लैंड में जो आ गई थी आधुनिकीकरण, जिसकी वजह से वहां पर मशीन थे तो वो सस्ते दामों में कपड़ा बनाते थे और बेचते थे, जिससे उनकी वजह से वहां के जो यूरोप के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा खासकर टेक्सटाइल की एक बात यह अगर हो तो कहता इन दो रीजन ऑफ द यूरोप, इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of the feudal dues of obligation. कह रहा है कि यूरोप के इन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, कृषक और सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। The rise of foods, price of a year's bad harvest lead to the widespread pauperism in a town of country. मतलब क्या हो भाई? कह रहा है कि खाने पीने की जो चीजें की मूल्य बढ़ाने से किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर में और गांव में व्यापक गर्मी फैल जाती थी। अब मान लीजिए कि खाने पीने की चीज की दाम अगर बढ़ जाएगी और किसी साल अगर मान लीजिए फसल खराब हो गया तो सिंपल सी बात है, स्थिति क्या हो जाएगी? भूखमरी वाली। आगे देखिए, कह रहा है द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर्स। 1848 एक ऐसा साल था। फूड शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। कह रहा है 1848 ऐसा ही एक वर्ष था जहाँ खाने पीने की कमी हो गई और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। बैरिकेड्स वेयर इरेक्टेड एंड द लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फिल। मतलब कह रहा है कि जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुइस फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया। दैट इज नेशनल असेंबली प्रोक्लेम a republic guaranteed suffrage to all adult male above 21 as a guaranteed to right to work। मतलब राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार, मत देने का अधिकार क्या कर दिया? प्रदान किया और काम में अधिकारी की गारंटी दी। मतलब काम करोगे इसकी भी गारंटी आपको मिलेगी। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड द एम्पावरमेंट वेयर सेटअप। मतलब रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इन ईयरलियर इन 1845 वेवर्स इन, मतलब वहां की जो बात है सिलेसिया की 1845 में had lead a revolt against the contractors who supplied them raw materials and gave them order for finished textile but drastically reduced their payment। अब इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। द जर्नलिस्ट
that is Wilhelm Wolff described the event in a सिल्सिया विलेज as follow। अब कह रहा वेल्फ ने सिल्सिया के गांव की एक घटनाएं, मतलब जो पत्रकार थे जिनका नाम था विल्हेम वोल्फ, उन्होंने सिल्सिया गांव की एक घटनाएं को इस प्रकार बयां किया है। अब क्या है जिसको जरा समझिए। कह रहा है कि इन दिस विलेज विद इन 18,000 inhabitants कॉटन वेविंग इज द मोड वाइड ऑक्यूपेशन। कहता है इस गांव में 18,000 आबादी वाले, मतलब जो सूती कपड़े बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था। द मिस्ट्री ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम। और क्या कह रहा है कि श्रमिकों की हालत खस्ती थी। द desperate need of the jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of a goods order। कह रहा है कि काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी है। मतलब बेरोजगारी बढ़ गई है, जो काम करेगा उसकी पेमेंट कम हो जाएगी, तो पेमेंट कम में ही वो लोग ज़्यादा क्या करते थे, सामान बनाते थे और मजदूरी कम देते थे, बट बेचते थे ज़्यादा दामों में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम था। कहता ऑन जून 4 जून at 2 PM large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to mention of their contractor demanding their high wages। कल 4 जून की दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंचती है। ठीक है, वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। दे वेयर ट्रीटेड विद द स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। कह रहा है कि उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकी दी गई। स्कॉर्न मतलब होता है घृणा, धमकी, घृणा, सिंपल सी बात है, अगर आप विरोध करोगे तो आपके साथ भी यही होगा। कहता फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम forced their way into the house, seems it as elegant window panes, furnitures, porcelain. Another groups broken into the storehouse and the plundered it of the supply of cloth which they tore to shares। मतलब क्या हुआ देखिए समझिए। कह रहा है इसके बाद वह भीड़ घर से जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडारगिरी में घुसकर कपड़े में भंडार को लूटकर उसमें तार तार कर दिया। कह रहा है द कॉन्ट्रैक्टर fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such as person। क्या कह रहा है भाई, तो क्या ठेकेदार ने अपने परिवार के साथ पड़ोसी गांव में भाग गया, हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया था। भागा तो सही, बट वहां उनको रहने नहीं दिया गया। He returned 24 hours later, having requested the army in the exchange of the followed 11 weavers were shot। कह रहा है कि वह 24 घंटे के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद वह टकराव हुआ, उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दिया गया। ठीक है ना, तो सोचिए ये कहानी कितनी दर्दनाक होगी। अब जाते हैं घर को लूटते हैं, फिर ऐसा होता है आप वापस आते हैं और उसके बाद आर्मी की मदद से वहां जो बुनकरे थे उनको क्या किया जाता है, गोली मार दिया जाता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगी भाई, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अब क्या है इसमें। दैट इज द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल क्या है भाई, तो चलिए समझते हैं। दैट इज 1848 उदारवादियों की क्रांति। अब क्या होता है नहीं होता है, चलिए इसको देखते हैं। कहता पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द यूरोप, पैरेलल टू द रोल ऑफ यूरोप, तो ध्यान दीजिएगा। Unemployment and the starving peasants and workers in many Europe's countries in the year 1848, a revolution led by the reduced educated middle classes was underway। मतलब क्या हुआ, कहता है 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। तो जब मतलब मूर्ख लोग जो क्रांति कर रहे थे, तो उसके पहले क्या हो गई, एक पढ़े लिखे लोग भी क्या कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। कहता इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिक्शंस ऑफ द मोनार्क एंड द रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम। कह रहा है कि फरवरी 1848 में
की घटना ने राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों में सर्वाधिक मताधिकार पर आधारित था। कहते हैं अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर द इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज द जर्मनी, इटली, पोलैंड and the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutional with the national unification. कह रहा है यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। कहा उन्होंने कि अगर आप संविधान बना दोगे तो हमारी समझिए हमारी राष्ट्र की क्या हो जाएगी, एकीकरण हो जाएगी, दैट इज यूनिफिकेशन हो जाएगा। अब उनका डिमांड क्या होने लगा कि भैया एक संविधान बनाया जाए। दे टुक एडवांटेज टू ग्रो द पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, ए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम एसोसिएशन। कह रहा है कि उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसी संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। कह रहा है कि जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज नंबर वेयर middle class professionals, businessmen and the prosperous artisans came together in the city of the Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. कह रहा जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों के फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive processions to take their place in the Frankfurt Parliament and convened in the Church of St. Paul. कह रहा है कि मई 1848, वो भी कौन सा 18 मई 1848, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। और कह रहा है कि यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी और किसके नेतृत्व में आयोजित हुई, दैट इज सेंट पॉल। They drafted a constitution for the German nations to be headed by the monarchy subject to a parliament. अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यह संसद सेंट पॉल में चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसने संसद के अधीन रहना था। बहुत बड़ी बात थी भाई। When the deputies offered the crown on these terms of the Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined the other monarch to oppose the elected assembly. अब क्या कह रहा है कि जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब उनको चुन तो दिया गया, उनको भाई गद्दी पे बैठाना था, तो हुआ क्या कि उन्होंने ताज पहनने से मना कर दिया और उनका साथ दिया। किनका साथ दिया? उनका साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब जो चाहते थे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हो रही थी उसका जो निर्माण हो, जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने उनका साथ दिया। तो भैया जिसको राजा बनाइए वही फूट डाल दिस, उसी ने विरोध कर दिया, तो लफड़ा तो कहीं ना कहीं होना था। कह रहा while the opposition of the aristocracy of the military became the stronger, social basis of parliament eroded. कह रहा है कि जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। The parliament was dominated by the middle classes who restored the demand of the workers, artisans and consequently lost their support. और कह रहा संसद के मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। In the end of troops were called in and the assembly was forced to disband. अब क्या कह रहा है कि अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग करने पर मजबूर हो गए। The issue of the extending the political rights to the women and the uncontroversial one within the liberal movement in which the large number of women had participated actively over the years. कह रहा उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा
विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन ने वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। Women had formed their own political assistance fund, founded newspapers, and take parts in political meeting in the administration. कह रहा है कि अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में शिरकत की। कहता डिस्पाइट दिस दे वेर डिनाइड। कहता है बावजूद वे असेंबली चुनाव के दौरान, देखते हैं क्या कह रहा है भाई। एक वर्ड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दैट इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? द अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स एंड द इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीव ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर। फेमिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच पर आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। मतलब स्थिति पुरुष का समाज है, उसमें महिलाओं को भी अधिकार देना, पॉलिटिकली राइट्स, दैट इज हम कह सकते हैं एक फेमिनिस्ट को बताता है। ठीक है, कह रहा है कि डिस्पाइट द डिनाइड वे आर डिनाइड सफरेज द राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। कह रहा है इसके बावजूद इन्हें असेंबली में चुना के दौरान मताधिकारों से वंचित रखा गया। अब भैया इतना कुछ करोगे तो लफड़ा तो होगी ना, सब चीज से उनको रोका जाने रहा है। When the Frankfurt Parliament convened in the church of the St. Paul, women were admitted only the observer to stand the visitors gallery. कह रहा है कि जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में रखने, मतलब खड़े होने दिया गया था। मतलब महिलाएं खड़ा होंगी कहाँ? बस असेंबली में। देखिए गौर से, ये असेंबली है, इसमें क्या होगी? बस महिलाएं जहाँ दर्शक बैठते हैं वहाँ बस खड़े हो सकते हैं। मतलब उनको भाग लेने, मतलब असेंबली के अंदर उनको भाग लेने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी भाई। आए कह रहा है कि दाव द कंजर्वेटिव फोर्स वेर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट इन 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द कोल्ड ऑर्डर। कह रहा है कि हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कायम हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। दैट इज मोनार्क वे आर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द रिप्रेशंस कुड only be ended by the granting the concessions to the liberal nationalist revolutionaries। कह रहा है राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों को रियायतें देकर ही फ्रांस, मतलब क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। यह चीज राजाओं को एहसास होने लगा था। Hence, in the year after 4048, the autocratist monarchies of the Central and the Eastern European began to introduce the change that had already been taken in the Western Europe before 1815। अब कह रहा है कि अंततः 1848 के बाद के वर्षों में मध्यम और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। That is the serfdom and abundant labor of the abolished the both in the Habsburg dominance and in Russia। कह रहा है कि हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड एंड द मोर ऑटोनॉमी ऑफ हंगरियंस इन 1867। कह रहा है हालांकि इसमें निरंकुश magyारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया। तो इस तरह जो थी, जो रिवॉल्यूशन पीरियड थी 1842 की, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। देखिए, तो ये कहानी है, दैट इज हाउ द लिबरल एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। मतलब कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार के लिए महिला, उसका क्या अर्थ था, हम इसी के बारे में देखेंगे। तो कह रहा है कि हाउ वेयर द लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ वुमेन्स टू बी डिफाइंड। तो कह रहा है कि द लिबरल पॉलिटिकल कार्ल वेलकर जो थे एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्सप्रेस द फ्लोइंग व्यूज। कह रहा है कि उदारवादी राजनीतिक कार्ल वेलकर ने फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, वो निम्नलिखित विचार व्यक्त करते हैं। भाई क्या क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा नेचर हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। यानी प्राकृतिक ने पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। मैन द स्ट्रॉन्गर, द बोल्डर एंड फेयरर टू ऑफ द टू हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड एंड द प्रोटेक्ट टू फैमिली। इट प्रोवाइडर्स मीट फॉर द पब्लिकल टेक्स इन द डोमिनेट ऑफ लॉ, प्रोडक्शन, डिफेंस। सोचिए कितना कितना महान सोच है, तो ध्यान सुनिएगा। कह रहा है पुरुष जो थे वो ज्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा निर्भीक है और मुक्त है,
उसे परिवार का रखरखाव और भ्रमण पोषण करने वाला बनाया गया है। किसको? महिलाओं को। और वह कानून, उत्पाद तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए है। कर अ वुमेन द वीकर, डिपेंडेंट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैन। हर स्पेयर्स इन द होम द केयर ऑफ चिल्ड्रेन, द न्यूट्रिशन ऑफ द फैमिली। अब देखिए कितना अच्छा बात बोल रहा है कि महिलाएं कमजोर, निर्भर और दबी हैं, उन्हें पुरुष की सुरक्षा आवश्यकता है, उसका क्षेत्र घर, बच्चा की देखभाल और परिवार का पालन पोषण करना है। अब देखिए यहाँ के वो जो असेंबली के जो लोग थे उनका ये कहना है। करेक्ट, डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ दैट गिवन द सच डिफरेंसेस एंड इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस would only the endanger harmony and the destroy the dignity of the family। कहना क्या हमें कोई भी प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? बेशक ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है जो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। Carl Lewis Otto Peters was an political activist, founder of Women's Journal and the subsequently Feminist Political Association। कह रहा है कि लुइसे ऑटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। द फर्स्ट इशूज ऑफ द न्यूज़पेपर 21 अप्रैल 1849 क्राइड द फॉलोइंग एडिटोरियल। और कह रहा है कि 1848 में प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादक छापा आई, मतलब एक एडिटोरियल छपा जिसमें क्या था भाई कि लेट अस आस्क हाउ मेनी मैन प्रोपोजेस बाय द थॉट लिविंग एंड डाइंग द sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people, all human beings। कह रहा है कि आइए मतलब हम पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से आते हैं, सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। When asked this question, they would all too easily responded with a yes। कहता सभी लोगों ने सभी मतलब जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया तो वे सभी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि दाव देयर अंटर्निंग एफर्ट्स आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट्स ओनली वन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी मैन। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष। बट लिबर्टी ऑफ इनविजिबल्स फ्री मीन फॉर देयरफॉर मस्ट टू टॉलरेट टू द सराउंडेड बाय द अनफ्री। कह रहा है कि मगर स्वतंत्रता को अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को स्वतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। यानी स्वतंत्र पुरुष को स्वतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रही थी उस एडिटोरियल में। चलिए चलते हैं। Can an anonymous reader, the same newspaper, sent the following letters to the editorial in June 85। और कह रहा उसी अखबार में एक अनाम पाठक में 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। क्या था भाई? तो कह रहा है कि इट इज इंडीड ridiculous and the unreasonable to deny the women political rights even though they enjoy the right property which they makes use of। कह रहा महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्होंने संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं, जिम्मेदारियां भी उठाती हैं, हालांकि उन्हें लाभ नहीं मिलते। Correct, they perform the functions, assume the responsibility without the harming getting the benefits, accrue man of the same। Why this injustice? ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? It is not that this graze the stupid cattle's header possess the right of the vote simply because he is a man, whereas highly talented women owning the considerable property are excluded from the right even that thou the contribute to so much to maintain the state। अब कह रहा है कि क्या यह लज्जा की बात है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे पुरुष हैं, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को जो काफी संपत्ति की मालकिन होती हैं, इसी हक से वो वंचित हैं, यद्यपि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज्यादा योगदान देती हैं। ये एक एडिटोरियल था जो कि छपा हुआ था उस दिन के लेटर में, यानी एक न्यूज़पेपर में। तो यही थी आज की हमारी हिस्ट्री कहानी जो आज हम खत्म करेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है चलिए बताइए। दैट इज विचारधारा, सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन।
कह रहा है कि एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला विचारों का समूह, एक पर्टिकुलर आइडियाज को जो बताता है, दैट इज आइडियोलॉजी। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नाइस डे, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।